अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ ईयर शुरू करते हैं, जिनको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करनी, यानी कि कौन से स्टेप्स हैं, कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। आप लोगों को पता है अभी आप अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उनका काम होता है कि उन्होंने सर्जरीज को परफॉर्म भी करना होता है, देखना होता है और स्टेप्स सारे याद रखने होते हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कौन से ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर हैं जिनको आपने डिटेल में करना है, यानी कि उनके स्टेप्स भी याद रखने हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं या फिर आपकी जनरल एग्जामिनेशन में काम आएंगे। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। जैसे मेनिंगोटमी है, ये एग्जामिनर का फेवरेट भी होता है और वैसे भी आप जनरल एग्जामिनेशन में भी आप थोड़ा बहुत इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो मेनिंगोटमी को हमने कैसे याद रखने की कोशिश करनी है, जब मैंने आप लोगों को मेनिंगाइटिस बिलोजा पढ़ाया था, तब मैंने हम लोग को आपको बताया था कि जो मेनिंगो लफ्ज़ है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, साथ में बिलोजा था, यानी कि हेमरेजिक बुल्ले बन रहे थे, खून वाले जख्म से बन रहे थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो अब इसको हमने वर्ड को कैसे याद रखने की कोशिश करनी है, मेनिंगो यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ओटमी का आपको पता है कि हम सुराख कर रहे होते हैं या फिर कोई इंसिजन दे रहे होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख करने के प्रोसीजर को हम कह रहे होंगे मेनिंगोटमी। इसको दूसरे नाम से जानते हैं टिम्पैनोस्टमी। आसान अल्फाज में क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओस्टमी यानी कि सुराख कर रहे होंगे, इंसिजन दे रहे होंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। आप लोग सोच रहे हो कि क्या ज़रूरत है कि जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख दे रहे होंगे, तो आप लोगों ने डिजीज़ पढ़ी थी जिसके अंदर हमारा मिडल ईयर के अंदर पस पड़ जाती थी, कुछ कंडीशन के अंदर म्यूकस बढ़ जाता था, जैसे आपने पढ़ा था ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ठीक है, और कुछ कंडीशन होती है जिनके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हमारी रेस्ट्रिक्शन ट्यूब बंद हो जाती है, अंदर का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खींची जाती है, रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी कान के अंदर। तो तब भी हम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी मेनिंगोटमी कर रहे होते हैं, कान के अंदर सुराख कर रहे होते हैं, कान के पर्दे के अंदर, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब हम मेनिंगोटमी की इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जिनमें हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। सबसे पहले आ जाएगा एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया। हर तरह का एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया में आपने मेनिंगोटमी नहीं करनी, कंडीशन है वो आपको मैं बताता हूँ, उस कंडीशन के अंदर ही हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। सबसे पहली कंडीशन आ जाएगी कि पेशेंट प्रेजेंट किया, बहुत ज़्यादा कान में दर्द हो रही है, और जब आपने कान को एग्जामिन किया है तो आपको पता चला कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई है। मिसाल के तौर पे हमारा एक्सटर्नल ईयर आ गया, ये मिडल ईयर आ गया, ये इनर ईयर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि मिडल ईयर का हमारा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अंदर पस बनती जा रही बनती जा रही बनती जा रही है, ठीक है। एट द एंड जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बाहर बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर आ रहा है अंदर से पस का। तो अगर आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट देखने को मिले, तब भी हम परफॉर्म करेंगे मेनिंगोटमी, ताकि पस को बाहर निकाल पाएँ। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हमने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया की, लेकिन इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन हुई है, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, अभी तक अंदर पस मौजूद है, ठीक है। आपने जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने की कोशिश की है तो ओपेसिटी देखने को मिली है, यानी वाइट वाइट पैचेस देखने को मिले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और साथ में अभी तक पेशेंट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, मतलब अभी तक ट्रीट ही नहीं हो पा रहा पेशेंट। तो अंदर मतलब ऐसी कोई पस है, गंदी वाली पस है जो मौजूद है, उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन आ जाएगी कि अब जो एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया वो कॉम्प्लिकेशन देनी शुरू कर दी है उसने, यानी कि फेशियल पैरालिसिस आनी शुरू होगी। आपको पता है मिडिल ईयर से हमारी जो फेशियल नर्व है वो गुजरी होती है, ठीक है, तो फेशियल नर्व डैमेज हो गई है, तो आपको पता है ये कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया की, या फिर लेबरिंथाइटिस होना शुरू हो गया है, इनर ईयर की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई है, इन्फेक्शन इनर ईयर में चला गया है, तब भी हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। या मेनिंजाइटिस हो गया है, आपको पता ही, जो अगर मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो तो बोन को फाड़ के, जो ऊपर वाला जो रूफ होता है मिडिल ईयर का, इसको हम टैगमेंट टिम्पा नहीं कह रहे होते, बहुत बारीक सी बोन होती है, उसको फाड़ के ना इन्फेक्शन चल जाता है मनिंजिस के अंदर, ठीक है, तो मनिंजाइटिस हो जाएगा। या फिर आपको आपको बता चुका हूँ बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिल रही होगी, तब भी हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। उसके बाद चौथी कंडीशन होगी कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक्यूट सपरेटिव मीडिया ठीक ही नहीं हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तब भी हम मेनिंगोटमी करके देखेंगे क्या ऐसी चीज़ मौजूद है जो बार बार इन्फेक्शन कर रही है। उसके बाद क्रॉनिक सपरेटिव टाइटिस मीडिया आ जाएगा, इसमें आपने कभी भी नहीं परफॉर्म करना मेनिंगोटमी। अगर आपने ये वर्ड लिख भी दिया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिटेक्ट कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको क्रॉनिक सपरेटिव टाइटिस मीडिया ही नहीं आता। जब क्रॉनिक सपरेटिव टाइटिस मीडिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इसके अंदर परमानेंट परफोरेशन हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी स्किन है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी किनार की स्किन है, ठीक है, ये नीचल स्किन आ गई, ऊपर स्किन आ गई, ठीक है, ये अगर आपको ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, साइड सेंटर में हमारा आ जाता था स्ट्रोमा आ जाता, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता था, अंदर से हमारा मिकोजा आ जाता था जो मिडल ईयर का था, ये हमारा स्ट्रक्चर होता था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा मिकोजा होता है और स्किन होती है ना, ये आपस में अटैच हो जाती है, तो परमानेंट परफोरेशन हो जाती है। ये मिकोजा आ गया, यहाँ से हमारी स्किन आ जाएगी, ये आपस में अटैच हो जाएंगी, नीचे भी ऐसे ही होगा, मिकोजा आ जाएगा, स्किन आ जाएगी, आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर में जो स्ट्रोमा है वो रहेगा ही नहीं, यहाँ पे एक परमानेंट परफोरेशन हो जाएगी। आपको पता है जो स्ट्रोमा है वही एबिलिटी रखता है कि रीजनरेट होता है, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोबारा से सही हो रही होती है, दोबारा से रीजनरेट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे स्टोमा का रास्ता ही हमने बंद कर दिया, मिकोजा आ गया, बस स्किन आ गई हुई है, तो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर ऑलरेडी ही अगर परफोरेशन है, परमानेंट परफोरेशन प्रेजेंट है, तो हम मेनिंगोटमी क्यों कर रहे होंगे।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके अंदर ये होता है कि स्टेशन ट्यूब बंद हो जाती है, तो जो म्यूकोजा अंदर म्यूकस रिलीज़ कर रहे हैं तो म्यूकस निकल नहीं पाएगा स्टेशन ट्यूब से। फिर ऐसा होता है कुछ कंडीशंस के अंदर जो हमारे म्यूकोजल सेल्स हैं, ठीक है, वो हाइपर सिक्रीटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बनाने शुरू कर देते हैं, तो अंदर म्यूकोजा भर जाता है, म्यूकस जो होता है वो भर जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बल्ज आउट होती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। उसके अंदर हम मेनिंगोटमी कर रहे होंगे। उसके बाद एरोटाइटिस मीडिया आ जाएगा, मैंने आपको बताया इसको हम पैराट्रोमा भी कह रहे हैं। जब हम सरफेस लेवल से अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएँ, मतलब कि फ़्लाइट वगैरह लेके, या फिर आप स्काई डाइविंग करके बहुत ज़्यादा पानी में चले जाओ, तो बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, और हमारा सरफेस लेवल जो ज़मीन का लेवल है वहाँ के मुताबिक तो नेगेटिव होगा। अगर मिडल ईयर है तो मिडल ईयर एक तरह का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर है तो स्टेशन ट्यूब बंद हो जाती है। थ्योरी ये है कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर है ना तो हमारी ट्यूब को बंद कर देता है, ठीक है। तो अंदर नेगेटिव प्रेशर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्शन पॉकेट बना देगी। आपको पता है जब जहाँ पे भी नेगेटिव प्रेशर होता है सक्शन क्रिएट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सुराख करेंगे ताकि बाहर का प्रेशर है ना वहाँ से हमारा मेंटेन हो सके, दोनों का प्रेशर एक जैसा हो जाए तो कान में दर्द नहीं होगा। उसके बाद एटिलेक्टिक एयर आ जाएगा। एटिलेक्टिक एयर भी ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होता है मिडिल ईयर के, उसमें भी ये स्टेशन ट्यूब ही बंद हुई होती है। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम कंडीशन है लेकिन कोज डिफरेंट है। तो उसके अंदर भी हम एटिलेक्टिक एयर के अंदर भी हम सुराख कर देते हैं, मेनिंगोटमी कर देते हैं, और एक ना ग्रूमेट प्लेस कर देते हैं। ग्रूमेट होता है वेंटिलेशन ट्यूब होती है, आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। तो परमानेंट वो ना एक तरह का सुराख बन जाता है कान के अंदर, तो प्रेशर खुद ब खुद ही मेंटेन होता रहता है, तो एटिलेक्टिक एयर से जान छूट जाती है। उसके बाद हमारा एनेस्थीसिया आ जाएगा, यानी कि सर्जरी के दौरान हम कौन सा एनेस्थीसिया पेशेंट को दे रहे होंगे। इन्फेंट्स आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे, उनके अंदर हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है। अडल्ट्स में दो तरह का हो सकता है। अगर आप देखो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा सूजी हुई है, स्वेल हुई है, इन्फ्लेम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होंगे। अगर आपको देखने को मिले कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है तो उसके अंदर हम ना लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं या फिर एनेस्थीसिया देते नहीं, क्योंकि इसकी बिल्कुल थोड़ी सी पेन होती है, छोटा सा इंसिजन देना है या सुराख ही करना है, जैसे इंजेक्शन की पेन होगी वैसे ही पेन होगी तो पेशेंट बर्दाश्त कर लेगा, उसके लिए हमने क्यों एनेस्थीसिया दे रहे होंगे। उसके बाद स्टेप्स आ जाएंगे मेनिंगोटमी के, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने निकालना है। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा कि हमने ना कान को अच्छी तरह क्लीन करना है, क्योंकि अंदर कोई वैक्स प्रेजेंट है, डेबरी प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है। आपको पता है इंसिजन दे रहे हैं, इंसिजन दिया तो हमारे ब्लड में बैक्टीरिया जा सकता है, सेप्सिस हो सकता है, तो उससे कान को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है माइक्रोस्कोप के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये जो ट्यूब है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, जो हमारी एक्सटर्नोडिटी करा है स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी होती है। ऐसे ना वो जो आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी टेढ़ी सी प्लेस होती है, तो हम ये ऑपरेशन माइक्रोस्कोप पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो बेटर है। उसके बाद जो हमने मरिंगोटॉम यूज़ करना है, यानी कि जिसके जिसके ज़रिए हमने सुराख करना है या फिर जिसके जरिए हमने इंसिजन दे रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। हम काटते हैं तो उसी टाइम काटना चाहिए, वो ना हो कि हम उसको रगड़ते रहें तो बहुत ज़्यादा सीवियर सर्जरी चले जाए। उसके बाद गुड सेक्शन ऑपरेटर्स होने चाहिए, यानी कि जो ब्लीडिंग होगी, यहाँ से हम कट दे रहे हैं, ब्लीडिंग होगी, इसको हम सक कर रहे होंगे। जो मिडिल एरिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, जो पस प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है, उसको हमने निकालने के लिए सारी बात है सेक्शन ऑपरेटर से डालना है ना, ट्यूब डालनी है, सेक्शन वाली ट्यूब होती है, वो सारा का सारा खुद खींच लेगी। दूसरा स्टेप ये होगा। उसके बाद तीसरा और चौथा जो स्टेप है ना वो मुश्तमिल है कि हमने एक्यूट सेपरेटिस मीडिया में कौन सा इंसिजन देना है और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में कौन सा इंसिजन देना है। मिसाल के तौर पे ले लो, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, साइडों पे हमारा एनुलस आ गया जो मोटा सा स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेंटर में हमारा हैंडल ऑफ मेलिस आ गया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा एक्यूट सेपरेटिस ओटाइटिस मीडिया इसका हम सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन दे रहे होंगे, और वो कहाँ पे दे रहे होंगे, हैंडल ऑफ मेलियस और एनुलस के दरमियान, यहाँ पे हम दे रहे होंगे, वो भी लोअर पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट के अंदर, ये इस जगह पे ना हम दे रहे होंगे, ये वाला इंसिजन देंगे, इसको हम सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन कह रहे होंगे। लेकिन जब ओटाइटिस मीडिया में फ्यूजन होगा तो उसके अंदर हम ना लोअर एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे होंगे रेडियल इंसिजन दे रहे होंगे, यानी कि इस तरह दे रहे होंगे, ठीक है, इस रूट में। आपको पता है रेडियस होता है सेंटर का, सर्कल का रेडियस ऐसे होता है, ठीक है। तो रेडियल आपने इंसिजन देना है ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन, ताकि सारी की सारी जो अंदर फ्यूजन हम निकाल सकें। ये डिपेंड करता है, आपको पता है कि एक्यूट सेपरेटिस ओटाइटिस मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, और जब हम पीछे इंसिजन दे रहे होते हैं तो अंदर वाले स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। जब हम रेडियल इंसिजन दे रहे होते हैं तो खतरा होता है कि इनको स्टेपिडियल जॉइंट है उसके टूटने के खतरे होते हैं रेडियल वाले में। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सारी की सारी जो म्यूकस सेल्स हैं वही सिक्रीशंस यहाँ पे रिलीज़ कर रहे होते हैं, और स्टेशन ट्यूब भी हमारी यहाँ भी प्रेजेंट होती है, तो अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए हमें यहाँ पे इंसिजन देना पड़ता है। उसके बाद पिटफॉल्स आ जाएंगे। पिटफॉल्स होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड डेंजर या कोई डिफ़िकल्टी, पहले हमें नहीं पता था, जब हमने सर्जरी करने की कोशिश की है तब कोई डेंजर आ गया या कोई डिफ़िकल्टी आ गई है, तो उसको हमने कैसे डील करना है। अक्सर औक़ात होता है कि अगर हम इंसिजन दे रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर में इंसिजन दी है, तो हमें पता चला है कि कुछ अंदर से निकला ही नहीं है, ना ही कोई फ्लूइड निकला, ना ही कोई पस निकली है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि हमने इंसिजन भी दिया लेकिन कुछ निकला ही नहीं है। तो इस केस में होता है कि थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। नॉर्मली अगर इतनी थी ना तो हमने इंसिजन दिया तो उसको हमने काट लिया है। तो कुछ केसेस में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो हम सुपरफिशियल कट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम एंड तक पहुँचे नहीं, मिडिल ईयर में पहुँचे नहीं है, ठीक है, हमारा मिडिल ईयर है। तो इसके अंदर हमने इंसिजन बार बार देनी होती है, साथ साथ हम चेक करते रहते हैं, ब्लड निकालते रहते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखते रहते हैं,
कब तक हमारा जो फ्लूइड है ना मिडल ईयर से वो निकलता नहीं है, पस वगैरह निकलती नहीं है, तो डीप हम दे रहे होंगे इंसिजन। इतना भी डीप नहीं देना कि अंदर जो स्ट्रक्चर है मिडल ईयर को डैमेज कर दो, बड़ा प्रिसाइजली देना होता है। साथ साथ हम सक करते रहते ब्लड, साथ साथ हम देखते रहते हैं माइक्रोस्कोप पे कि कहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद इंसिजन दे रहे हैं हम, लेकिन हमने इंसिजन गलती से दे रही है पोस्टीरियर मिडल वाल में। ये तब होता है जब पोस्टीरियर मिडल वाल भी आपकी इन्फ्लेम्ड हुई हो, ठीक है, साथ में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इन्फ्लेम्ड हुई हो। आपको पता है ना जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल उसकी चार तरह के पोर्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है पोस्टीरियर मिडल वाल, एक इंटीरियर, एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर, ठीक है। जो पोस्टीरियर मिडल वाल ये इन्फ्लेम्ड होगी, सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होगी, तो गलती से कुछ केसेस के अंदर पोस्टीरियर मिडल वाल पे भी इंसिजन दिया जा सकता है। उसके बाद वास्कुलर एनोमलीज आ जाएंगी जो मिडल ईयर की हैं। कभी कभार होता है कि ना जो जगुलर बल्ब है ना वो बहुत हाई प्रेजेंट होता है। जगुलर बल्ब मैंने आपको बताया जब मिडल ईयर की एनाटॉमी पढ़ रहे थे, जो हमारा फ्लोर है मिडल ईयर, ये मिसाल के तौर पे हमारा मिडल ईयर है, इसका जो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ से हमारा जगुलर बल्ब गुजर आता है। जगुलर बल्ब में जगुलर वेन होती है, फिर 3 नर्व थी हमारी, 9, 10, 11th नर्व, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है जगुलर बल्ब के अंदर। तो कुछ किसी के अंदर जो होता है हमारा नीचे फ्लोर है ना मिडल ईयर का, ये डेहिसेंस होता है, यानी कि इसके अंदर दरारें नहीं होती हैं। दरारें आने की वजह से हमारा जगुलर बल्ब गुजर आता है हमारे मिडल ईयर में से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंसिजन दे रहे हैं तो हम जगुलर बल्ब को डैमेज कर सकते हैं। तो ये खतरात आ सकते हैं अगर एनोमलीज हो, नॉर्मली होता नहीं है इससे। उसके बाद अगर अबेरेंट कैरोटिड आर्टरी हो, आपको पता है जो हमारा मिडल ईयर है उसकी जो इंटीरियर वाल है ना वहाँ से बाहर से हमारी कैरोटिड आर्टरी गुजर रही होती है। तो अबेरेंट का मतलब होता है कि कोई एबनॉर्मल रूट इख्तियार कर ले कैरोटिड आर्टरी, यानी कि हम बाहर से गुजर रही थी वो अंदर से गुजरना शुरू कर दें मिडल ईयर के। जब हम इंसिजन दे रहे हैं तो हम कैरोटिड आर्टरी को डैमेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, एक कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की, ठीक है। उसके बाद अगर ग्लोमस टिम्पैनिकम, आपको पता है ग्लोमस ट्यूमर हमने पढ़ा था मिडल ईयर का ट्यूमर होता है, और ग्लोमस ट्यूमर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर भी गया हुआ है, तो आपने डैमेज किया तो आप ग्लोमस ट्यूमर को भी डैमेज कर रहे होगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या कर रहे होंगे पेशेंट को। हमने बताना है कि अगर एक्यूट स्प्रेडियो टेटस मीडिया का हमने इंसिजन दी है तो उसको बताना है कि कान को अपने डेली साफ करना अच्छी तरीके से, ठीक है, 1 हफ्ते तक मैक्सिमम। उसके बाद हमने बताना है अगर हमने ओटाइटिस मीडिया में डिफ्यूजन का मेनिंगोटमी की है तो पेशेंट को बताना है कि आपने कॉटन की एक बॉल सी बना के ना कान में प्लेस कर लेनी 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। जो भी अंदर से म्यूकस निकल रहा होगा ना, थोड़ा बहुत म्यूकस तो निकलते रहना है, ठीक है। जो पस होती है वो तो बहुत कम निकलती है, लेकिन जो म्यूकस होता है वो तो निकलते रहता है। तो वो खुद ब खुद ही जो आपने कॉटन रखी होगी ना उसके अंदर अब्जॉर्ब होता रहेगा। बाद में कॉटन को रिमूव करो, दोबारा नई प्लेस कर दो, अच्छी तरीके से कान को साफ करके नई कॉटन रिप्लेस कर दो। उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमने अब कान में सुराख किया है तो पेशेंट को हमेशा बताना है कि आपने कान को खुश्क रखना है, कभी भी पानी को नहीं जाने देना है। पानी अगर कान में जाएगा तो वो आपको पता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गुजर के मिडल ईयर में जाएगा, तो सुपरसीडर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा खतरात होंगे, ठीक है। उस चीज़ से बचाने के लिए पेशेंट को मैक्सिमम बोलना कि एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कान खुश्क रखना है आपने मेनिंगोटमी जब कर दिया। आपको पता है ना जब हम सुराख दे देते हैं, इंसिजन कर देते हैं, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खुद ब खुद ही रीजनरेट हो जाती है 2 से 3 दिन के अंदर। कुछ लोगों में तो घंटों में रीजनरेट हो जाती है। तो भी हम फिर भी पेशेंट को एहतियातन बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते तक आपने कान को खुश रखना है। अगर हमने किसी की वेंटिलेशन ट्यूब डाल दी हुई है, यानी कि ट्यूब डाल दी, परमानेंट परफोरेशन कर दी है, तो उसको बताना है कि आपने कान को हमेशा ही खुश रखना है। कभी भी पानी गया तो आपके मिडल ईयर इन्फेक्शन होगा, साथ ही आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सर्जरी की। सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, इंकोस्टेपिडियल जॉइंट की इंजरी हो सकती है। मैंने बताया था ना कि इंकोस्टेपिडियल जॉइंट अगर हम रेडियल कर रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, तो सामने ही हमारा इंकोस्टेपिडियल जॉइंट होता है। अगर उसको हमने डैमेज कर दिया तो आपको पता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। उसके बाद इंजरी टू जगुलर बल्ब, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर हाइयर जगुलर बल्ब प्रेजेंट होगा तो जगुलर बल्ब की इंजरी हो सकती है। उसके बाद मिडिल ईयर के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको पता है मैंने बताया कि कान में पानी नहीं जाने देना, वरना सुपरसीडर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे। और किसी केस के अंदर हमने वेंटिलेशन ट्यूब डाली हुई है तो 24 घंटे के लिए एक तरह का कान ओपन है, कुछ भी बाइट से आ रहा है इन्वायरमेंट से वो सीधा हमारे मिडिल ईयर में जा रहा होगा, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद मैं आपको जो वेंटिलेशन ट्यूब बता रहा हूँ ना उसको हम ग्रूमेट कह रहे होते हैं। ग्रूमेट दिखने में ऐसा होता है, छोटी सी ट्यूब होती है, लेकिन जो उसकी एंड्स होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं। आपको पता है यहाँ पे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों तरफ से उसको जकड़ लेगा, ये साइडें जकड़ लेंगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, सेंटर में हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो ये ट्यूब हम प्लेस कर रहे होते हैं ताकि अगर हमने परमानेंट, हमें चाहिए कि परमानेंट परफोरेशन रहे। आपको पता है किसी को अगर एलर्जी है, एलर्जी की वजह से उसकी कान में बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हो रहा है, जैसे हमने ओटाइटिस मीडिया में डिफ्यूजन पढ़ा था, तो जब तक हम एलर्जन को नहीं फाइंड कर लेंगे, उसको हम इरेडिकेट नहीं कर देंगे, तब तक तो हमें ये नहीं कि जब भी पेशेंट है इसको कहेंगे कान में सुराख करेंगे हमने पानी निकालना है, तो उसके लिए हम ये ग्रूमेट प्लेस कर देते हैं परमानेंटली, ताकि जब भी उसको कोई थोड़ा बहुत अंदर सिक्रीशन बने हो कान में से निकले, कान को इजीली साफ कर ले। साथ में उसको बाकी हम एहतियात बता देते हैं कि कान में पानी नहीं जाने देना। जो ग्रूमेट होता है ना इसके लिए हम वेंटिलेशन ट्यूब वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब वर्ड भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम टिम्पैनोस्टमी ट्यूब भी वर्ड यूज़ करते हैं। जो ये मटेरियल से बना था उसको होता है टेफ्लॉन या सिलिकॉन, जो कि दोनों हैं बायो कंपैटिबल मटेरियल। बायो कंपैटिबल होता है यानी कि जिसके खिलाफ हमारी बॉडी रिएक्ट ना करे, यानी कि जिसके खिलाफ एलर्जी क्रिएट ना हो। कुछ मटेरियल होते हैं जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एलर्जी क्रिएट कर लेती है, तो ये वो मटेरियल जिनके खिलाफ एलर्जी क्रिएट नहीं कर रही। जो बाकी गोल्ड का भी आपको पता है, टाइटेनियम का पता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से हम ये वाले ऊपर वाले यूज़ कर रहे हैं, टेफ्लॉन और सिलिकॉन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी,
किसकी कॉम्प्लिकेशन है? ग्रोमेट की। ग्रोमेट की कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? सबसे पहले ब्लॉकेज, यानी कि हमने ग्रोमेट प्लेस किया है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई, कोई सिक्रीशन वगैरह निकली है, उसने अंदर वाला एंड बंद कर दी है, ठीक है। ग्रोमेट आपको पता है एक छोटा सा सुराख ही होगा ना, तो वो अंदर से भी बंद हो सकता है। कोई ब्लड क्लॉट जमा हो गया, कोई सिक्रीशन अंदर जाकर सूख गई है तो भी नुकसान होगा। उसके बाद मिडल ईयर के इन्फेक्शन आपको पता हो सकते हैं कि 24 घंटे के लिए इन्वायरमेंट को हमारा कान एक्सपोज हो चुका हुआ है, सुराख खुला हुआ है, कभी भी कोई इन्फेक्शन हमारे मिडल ईयर में जा सकता है। उसके बाद एक्सट्रूजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसके अंदर हमने ग्रोमेट प्लेस कर दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोमेट देखने में ऐसा होगा, ठीक है, ग्रोमेट हमने प्लेस किया हुआ है। तो जब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिपेयर होने की कोशिश करेगी तो अक्सर औक़ात होता है कि जो ग्रोमेट होता है ना बहुत छोटा होता है, ये अक्सर औक़ात अंदर भी गिर सकता है मिडल ईयर में, तो अक्सर औक़ात बाहर भी निकल सकता है, हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी गिर सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो जोर लगाना है ना, उसने तो रीजनरेट होने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगर ये फिसल के ग्रोमेट अंदर की तरफ गिर जाएगा या बाहर की तरफ गिर जाएगा, उसको हम कह रहे हैं एक्सट्रूजन हो गई है, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट परफोरेशन भी हो सकती है। अक्सर औक़ात होता है कि जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी अगर जो मिकोजा आ रहा है वो स्किन आ रही है, ठीक है, स्किन आपस में ज्वाइन हो जाए तो अक्सर बात देखा गया कि परमानेंट ही परफोरेशन हो जाती है। इवन कि जब हमने ग्रोमेट रिमूव किया खुद ब खुद या फिर एक्सट्रूजन हुई है उसके बाद भी परमानेंट परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन आ जाएंगी। आपको पता है एक फॉरेन मटेरियल है, जो ग्रोमेट है फॉरेन मटेरियल है, तो जो हमारी बॉडी होती है जिसके हमारे इम्यून सेल्स है वो फॉरेन मटेरियल को पकड़ के ग्रैनुलोमा बना रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर सेंटर में बैक्टीरिया है तो इसके गिर्द हमारे एपिथेलियोइड सेल्स आ जाएंगे जिनको हम कह रहे हैं एक्टिव मैक्रोफेजेस, और जाइंट सेल्स आ सकते हैं। जाइंट सेल्स होते हैं जो हमारे एपिथेलियोइड 3-4 सेल्स आपस में मिलकर जाइंट सेल बना रहे होते हैं। साइडों पे लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसको हम ग्रैनुलोमा कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा ग्रोमेट था ना सेंटर में तो इसके गिर्द हमारे इम्यून सेल्स आ जाएंगे, इसको हम कह रहे हैं ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। तो ग्रैनुलोमा भी बन सकते हैं। उसके बाद टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है। जब हमने इंसिजन दिया उसके बाद जब बॉडी रिपेयर की तरफ गई है, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिपेयरिंग की तरफ गई है, तो उसे जो रिपेयरिंग की है वो स्कारिंग की शक्ल में की है। तो जब भी कहीं पे स्कारिंग हो जाती है तो आपको पता है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। जब स्कारिंग होगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। कैसे नॉन फंक्शनल होगी? आपको पता है नॉर्मली ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये हमारी जो बाहर से साउंड वेव्स आ रही है इसको अंदर की तरफ ट्रैवल करवा रही होती है। जब स्क्लेरोसिस हो जाएगी तो हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब हार्ड होगी तो वैसे हमारी वेव्स अंदर ट्रैवल नहीं हो रही जैसे नॉर्मली होती है, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि किसी की एक्सट्रूजन ना हो, यानी ग्रोमेट निकल के बाहर ना गिरे, हम जब उसको प्लेस कर रहे हैं, ट्यूब प्लेस कर रहे हैं, 24 घंटे के लिए ट्यूब अंदर प्लेस रहे, तो हम टी ट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं। एक ना लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसे टी बना होता है, तो यहाँ से भी एंड ओपन होता है, यहाँ से भी एंड ओपन होता है, ये भी एंड ओपन होता है। तो ये वाला एंड हम मिडिल एरिया में प्लेस कर देते हैं। तो यार जारी बात है यहाँ पे तो एक्सट्रूजन हो ही नहीं सकती, ठीक है, यहाँ से जितना मर्जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जोर लगा ले तो कहीं भी एक्सट्रूजन नहीं होगी। ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होता है, ये अंदर हमारा मिडिल ईयर में होता है। दैट्स ऑल फॉर द मेरिंगोटमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिंगोप्लास्टी पढ़ते हैं।